एक दीर्घकालिक अंतराल के पश्चात पुनः हम भारतीय संविधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु जो कि बीए प्रथम सेमेस्टर के बच्चों के लिए अत्यंत पाठ्यक्रम के अनुसार अत्यंत उपयोगी विषय वस्तु है के साथ हम उपस्थित हुए हैं और विषय है मंत्रिमंडल व मंत्री परिषद व मंत्रिमंडल में अंतर। चूँकि प्रधानमंत्री तक का विषय वस्तु हम आपके सम्मुख रख चुके हैं, उसे आप देख सकते हैं जाके। इसके पश्चात मंत्री परिषद के अधिकार, शक्तियाँ, स्ट्रक्चर, ये सारा आप पढ़ लेंगे, उसमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ कठिन है नहीं। जो शक्तियाँ प्रधानमंत्री की हैं, जो कार्य प्रधानमंत्री के हैं, सामूहिक तौर पर उन्हीं कार्यों का या उन्हीं दायित्वों का निर्वहन मंत्री परिषद के द्वारा भी अधिकांशतः किया जाता है बहुत हद तक, तो उसमें कुछ विशेष अंतर है नहीं। इसलिए जो मूलतः एक प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है जिसमें बच्चों को थोड़ी समस्या भी होती है, वह है मंत्री परिषद व मंत्रिमंडल में अंतर क्या है। तो सामान्य अभिकल्पना के रूप में बच्चे यह समझते हैं कि भैया ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, ये अंतर कहाँ से पूछ लिया। इसी को हम लोग कुछ विषय वस्तु के अंतर्गत, कुछ बिंदुओं के अंतर्गत सरलता से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो इसमें पहला जो मूलभूत अंतर है, हमने एक खाने में रखा है मंत्री परिषद, दूसरे में रखा है मंत्रिमंडल। तो पहला मंत्री परिषद के बारे में अगर हम देखें तो मंत्री परिषद अपेक्षाकृत एक बड़ा निकाय है। किसके अपेक्षाकृत? तो मंत्रिमंडल के अपेक्षाकृत। आप केवल इतना नहीं लिखेंगे कि मंत्री परिषद एक बड़ा निकाय है। बड़ा निकाय तो किससे बड़ा निकाय? लोकसभा से बड़ा है कि राज्यसभा से बड़ा? यहाँ हमको दिखाना पड़ेगा तुलनात्मक तौर पर। जब हम किसी विषय वस्तु का अध्ययन दो विभिन्न जो है विषयों के साथ तुलना के द्वारा करते हैं, तो वहाँ पर हम उस विषय से उसकी तुलना करते हैं, तो उसमें एक शब्द लगाना पड़ता है अपेक्षित, यानी किससे बड़ा है? तो मंत्रिमंडल से बड़ा है, जिसकी सदस्य संख्या सामान्य तौर पर 70 से अधिक पाई जाती है। जबकि मंत्रिमंडल अपेक्षाकृत एक लघु निकाय है। किसके अपेक्षाकृत? मंत्री परिषद के अपेक्षाकृत। यह एक छोटा निकाय है, लघु निकाय है, जिसकी सदस्य संख्या जो है सामान्यतः 15 से 20 के बीच होती है। तो पहला अंतर हो गया आकार की दृष्टि से। लेकिन प्रभाव की दृष्टि से यदि बात करें, इसमें आप एक बिंदु और जोड़ सकते हैं, तो मंत्री परिषद आकार में तो बड़ी है, लेकिन प्रभाव में जो है निम्न है अपेक्षाकृत मंत्रिमंडल के। यानी प्रभाव में मंत्री परिषद छोटी होगी, निम्न होगी, और जो है और इसका प्रभाव मंत्रिमंडल का ज़्यादा होगा। आकार में पूछा जाए तो मंत्री परिषद बड़ा, लेकिन प्रभाव में मंत्रिमंडल बड़ा होगा। फिर बात आ जाती है मंत्रियों की। इसमें 3 श्रेणियाँ पाई जाती हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। आप कहेंगे सर एक स्वतंत्र प्रभार वाला आप छोड़ रहे हैं। नहीं, आप लोग ध्यान से देखिए, कुछ लोग उसको अलग दिखाते हैं लेकिन अलग वो है नहीं। इसी राज्य मंत्री में की ही जो है 2 श्रेणियां होती हैं, एक राज्य मंत्री और एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो यह इसी की एक श्रेणी है, कुछ अलग नहीं है। जबकि यानी कि इसमें 3 श्रेणियां होती हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। यानी कि मंत्रिमंडल हम कहें साधारण शब्दों में, तो मंत्री परिषद को यदि हम शरीर मान लें तो मंत्रिमंडल उस शरीर का एक अंग है, एक भाग है, एक हिस्सा है। जैसे शरीर में 2 कान हो गए, 2 पैर हो गए, 2 आँख हो गए, तो हम कहें कि भैया 2 हाथ है, तो 2 हाथ उस शरीर का एक अंग होगा ना। तो उसी प्रकार इसमें मंत्री परिषद में 3 श्रेणियां हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। जबकि मंत्रिमंडल उसका एक अंग केवल है, यानी इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री सम्मिलित होते हैं। तीसरा है सारे सदस्यों की एक साथ व निश्चित अंतराल पर बैठकें नहीं। यानी जो मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, इन सारे सदस्यों का एक साथ व निश्चित अंतराल पर कोई बैठक नहीं बुलाया जाता है, और ना ही इनके कोई सामूहिक कार्य हैं। जबकि मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं, इनका सामूहिक तौर पर सामान्यतः सप्ताह में एक बार बैठक आयोजित किया जाता है, यानी एक बार इनकी बैठक होती है। वह सामूहिक क्रियाकलाप इनके होते हैं, यानी जो भी कार्य इनके द्वारा संपादित किए जाते हैं उसमें सबका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है।
सामूहिक उत्तरदायित्व से क्या आशय है? मान लीजिए कि किसी एक मंत्री ने अपने विभाग से संबंधित कोई फैसला लिया और उसमें 15-20 जो भी कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं वो बैठक में बैठे हुए हैं, तो भले ही उसमें से मान लीजिए कि 2 मंत्रियों 3 मंत्रियों को उसके निर्णय स्वीकार्य ना हो, लेकिन फिर भी वह उस निर्णय का जो है विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि मंत्रिमंडल के जो निर्णय होते हैं वो बहुमत के आधार पर नहीं अपितु जो है हम कहें कि सर्वमत के आधार पर लिए जाते हैं, सर्वसम्मति के आधार पर लिए जाते हैं। यदि आपके द्वारा विरोध उसका किया जा रहा है, आपको नहीं पसंद है, आप विरोध कर रहे हैं, तो आपके पास एक ही विकल्प है कि आप उस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दीजिए, अलग हो जाइए। अन्यथा आपके पास कोई विकल्प नहीं है, तो आप उसको देखिए और शांत रहिए। फिर क्या है? चौथा, इसे वह सभी शक्तियां प्राप्त हैं परंतु मात्र कागजी, यानी जो मंत्रिमंडल है मूलतः संविधान के द्वारा समस्त शक्तियां इसे प्रदान की गई हैं, लेकिन वो कागजी मात्र हैं, केवल कागज पर लिखी हुई, कोरे कागज पर लिखी हुई चीजें हैं। जबकि मंत्रिमंडल में को मंत्री परिषद को प्राप्त शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है, यानी मंत्रिमंडल जो है इसके द्वारा जो शक्तियां मंत्री परिषद को संविधान में प्राप्त प्रदान की गई हैं, उन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग इसके द्वारा किया जाता है। जैसे संविधान के द्वारा शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की गई, लेकिन उन शक्तियों का वास्तविक प्रयोगकर्ता मैंने बताया था प्रधानमंत्री होता है। तो वैसे ही संविधान में जो शक्तियां प्रदान की गई मंत्री परिषद को प्रदान की गई हैं, लेकिन उन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो मंत्रिमंडल के द्वारा। ये चौथा अंतर हो गया। पांचवा अंतर क्या है कि इसके कार्यों का निर्धारण, यानी मंत्रिमंडल के कार्यों का, मंत्री परिषद के कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, यानी मंत्री परिषद के द्वारा कौन से कार्य किए जाएंगे, उनके क्या दायित्व होंगे, इसका निर्धारण मंत्रिमंडल करती है। जबकि मंत्रिमंडल में हम देखें तो राजनीतिक निर्णयों व मंत्री परिषद को निर्देश देने की शक्ति है इसे, यानी मंत्रिमंडल राजनीतिक निर्णय जो होंगे वो मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाएंगे और उन निर्णयों को क्रियान्वित करने हेतु मंत्री परिषद को आदेश इसके द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी यह आदेश दे सकती है। फिर है छठवां, मंत्रिमंडल के सहायक के रूप में उसके निर्णयों का क्रियान्वयन, यानी मंत्री परिषद का मूल कार्य क्या है? जैसे हमने पहले ही बताया कि जो मंत्रिमंडल के द्वारा राजनीतिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर निर्णय लिए जा रहे हैं, उन निर्णयों का यह क्रियान्वयन करे, यानी यह खुद निर्णय नहीं ले सकती है। जैसे आप परिवार में हैं तो आप निर्णय नहीं लेते होंगे, पिताजी निर्णय लेते होंगे, उन्होंने कहा भैया फला खेत में आज काम करना है, तो आप केवल काम करने जाएंगे। आप यह नहीं जो है निर्णय लेने वाले हो सकते हैं कि किस खेत में हम काम करने जाएंगे, जो पिताजी ने निर्धारित कर दिया उसी खेत में आपको काम करना है। तो वैसे ही मंत्रिमंडल के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों का केवल एक क्रियान्वयन कराते हैं। और मंत्री परिषद, इसमें मंत्रिमंडल में क्या है कि मंत्री परिषद द्वारा अपने निर्णयों के अनुपालन की देखरेख, यानी कि मंत्रिमंडल क्या करती है कि जो निर्णय उसके द्वारा लिया गया और जो दायित्व या जो निर्देश मंत्री परिषद को दिए गए, क्या मंत्री परिषद के सदस्य उन निर्णयों का अनुपालन सही ढंग से कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, ऐसा देखरेख का अधिकार मंत्रिमंडल को है, यानी इसके द्वारा उनका क्रियाकलापों का देखरेख किया जाता है, पर्यवेक्षण किया जाता है। सातवां हो गया कि एक संवैधानिक निकाय, यानी जो मंत्री परिषद है यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का क्या आशय है कि जिसका मूल संविधान में कहीं उल्लेख किया गया हो, किसी धारा में, किसी अनुच्छेद में, किसी परिशिष्ट में, किसी भाग में। तो मंत्री परिषद का उल्लेख आपने पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 व 75 में वर्णन किया गया है, जिसमें इसके आकार वर्गीकरण का संविधान में विवरण जो है नहीं कोई दिया गया है, अपितु प्रधानमंत्री द्वारा ब्रिटिश परंपरा के आधार पर इसका 3 भागों में विभाजन किया जाता है। यानी वहाँ संविधान में केवल मंत्री परिषद शब्द का उल्लेख किया गया, कहीं नहीं कहा गया कि कैबिनेट मंत्री होंगे, प्रांतीय जो है राज्य मंत्री होंगे, ये जो है उप मंत्री होंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। इसका विभाजन मूलतः प्रधानमंत्री के द्वारा ब्रिटिश परंपरा के अनुरूप अपनी सुविधा अनुसार किया जाता है, यानी यह एक संवैधानिक निकाय जिसका संविधान में उल्लेख है। जबकि मंत्री परिषद क्या है, यह कोई संवैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि संविधान में मंत्रिमंडल जो है, मंत्री परिषद का संविधान में उल्लेख है, लेकिन मंत्रिमंडल शब्द का कहीं संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। इसकी कोई भी व्यवस्था संविधान में नहीं मिलती है। कहेंगे सर फिर पढ़ क्यों रहे हैं?
तो इसको जो है भारतीय संविधान के 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1978 में शामिल किया गया, जिसे बाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में ले जाके जोड़ दिया गया। जैसे मौलिक कर्तव्य है तो कहीं मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान में नहीं था, अपितु 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में का के अंतर्गत जोड़ दिया गया। तो वैसे ही मंत्रिमंडल शब्द का उपयोग कहीं भी भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, अपितु संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में जोड़ दिया गया है। अस्तु यह केवल अभिसमय पर आधारित है, न कि इसका मूल संविधान में कहीं उल्लेख किया गया था या बाद में जो है संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इसे जोड़ा गया। मुझे लगता है कि आप इस विषय वस्तु से अवगत हुए होंगे। इस विषय पे थोड़ा सा हम कुछ एक चार्ट के द्वारा आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे, जिसमें हमने रखा है यहाँ पे देखिए, इसको हमने नाम दिया है मंत्री परिषद और इन्हें हमने नाम दिया है मंत्रिमंडल। अब इससे आप समझ सकते हैं मंत्री परिषद एक छोटा सा बिंदु हमने रख दिया है, यानी कि ये क्या हो गया, पीएम हो गया। उसके बाद जो इससे बड़ा है वह कैबिनेट मंत्री हो गया। इससे जो बड़का वाला घेरा है उसको हमने रख दिया है राज्य मंत्री, और इससे जो सबसे बड़का वाला घेरवा है उसको हमने उपमंत्री रख दिया है। यानी कि जो कैबिनेट मंत्री है वह सबसे छोटा होगा आकार में, उससे बड़ा आकार किसका होगा, राज्य मंत्री का, और उससे सबसे बड़ा आकार कौन होगा, उपमंत्री का। यानी कि मंत्री परिषद में एक प्रकार से हम देखें तो सारे समाहित हो जाते हैं। अगर इसको हम मंत्री परिषद मान लें तो इसी में कैबिनेट मंत्री भी है, पीएम भी आ जाएगा, कैबिनेट मंत्री भी आ जाएगा, राज्य मंत्री भी आ जाएगा, उपमंत्री भी आ जाएगा। यानी मंत्री परिषद एक जो है शरीर है, और ये सब उस शरीर के अलग अलग अंग मात्र हैं। उसी प्रकार मंत्रिमंडल की जब हम बात करते हैं तो यह इसी मंत्री परिषद रूपी शरीर का एक अंग है, जिसमें एक गोला हमने रखा है पीएम यानी प्रधानमंत्री, और कैबिनेट मंत्री, यही केवल इसमें सम्मिलित होते हैं। मंत्री परिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 74 में किया गया है, जबकि मंत्रिमंडल का उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है। आप परीक्षा में भी इस जो है डायग्राम को दिखा सकते हैं, रख सकते हैं। इसी के साथ इस विषय वस्तु को ही विराम दिया जाता है। कोई किसी को समस्या हो आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी धन्यवाद।